दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले वाली वीडियो को अगर आपने देखा नहीं है, मिस कर दिया, तो आप इसको जरूर से देख लेना। आज की मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज हमने यहाँ पे कवर की है। निफ्टी में आगे क्या कुछ हो सकता है, निफ्टी के टेक्निकल्स में क्या इंडिकेशन है, सरकार और ट्रंप की तरफ से कौन कौन सी बड़ी न्यूज यहाँ पे आती हुई देखने को मिली है, सब कुछ हमने यहाँ पे कवर किया है। सो अब दोस्तों आते हैं यूएस के बाजार पे। देखिए डाउ जोन्स के समय 1% की गिरावट के साथ में है, 554 पॉइंट्स की मंदी है। और इसके पीछे का कारण है यूएस वर्सेस ईरान। अब कुछ कमेंट्स मैंने देखे कि यूएस मार्केट के अंदर इतनी बड़ी गिरावट क्यों नहीं होती, इंडियन मार्केट क्यों पिटता है। तो उसके पीछे का रीजन आपको पता ही है, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ना, जिसका मैक्सिमम डैमेज यूएस को नहीं इंडियन मार्केट को होगा। सो यूएस अगर ईरान से लड़ता है, वॉर होती है, तो डेफिनेटली इंडिया को उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस महंगे हो गए और हम मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं। तो ये उसके पीछे का रीजन है। साथ में नेस्टे को देखें तो नेस्टे अभी रिकवर कर रहा है, जस्ट 164 पॉइंट्स नीचे है। फैंग की बात करते हैं, फैंग अभी न्यूट्रल हो चुका है। यानी टेक कंपनीज में तेजी है, मोस्टली वहां पे एआई कंपनी है, तो एआई कंपनी के स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे हैं। अब इसके पीछे का रीजन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप ओपन एआई को हिट करता हुआ देखोगे, 730 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन, 730 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन। अब ये इतनी बड़ी वैल्यूएशन है, इसमें 2 टीसीएस आ सकते हैं, 4 इन्फोसिस आ सकते हैं और 5 एचसीएल टेक आ सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट किसने किया है, अमेजोन ने इन्वेस्टमेंट किया है, एनवीडिया ने इन्वेस्टमेंट किया है, सॉफ्ट बैंक ने इन्वेस्टमेंट किया है, मिला के 110 बिलियन डॉलर्स का। इसका मतलब यह है कि एआई कंपनीज को लेकर अभी के समय मार्केट काफी बुलिश है। मैं आपको एआई वर्सेस आईटी कंपनीज समझा चुका था पिछले वीडियो में। टेस्ला का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि कैसे टेस्ला का जो मार्केट कैप है वो एक तरफ था और पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी ऑटो कंपनीज है उसका मार्केट कैप एक तरफ था। और उस हाइप के बाद में हुआ क्या है, टेस्ला किस तरह से गिरा और पिछले 5 साल में कितना खराब परफॉर्म किया है, 80% के रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। सो ये सभी चीजें आगे चल के आईटी कंपनीज ने एआई कंपनीज में प्ले होने वाली है। और उस समय फिर आईटी कंपनीज के स्टॉक्स ऊपर जाना शुरू करेंगे, बट उसमें टाइम है। लेकिन हाँ, मार्केट के अंदर ये साइकिल रिपीट होगी। फिलहाल के लिए तो हाइप अभी एआई कंपनीज को ही मिल रहा है, अच्छी वैल्यूएशन एआई कंपनीज को मिल रही है। और जितनी ज़्यादा वैल्यूएशन इन कंपनीज को मिलेगी, उतनी ही खराब सिचुएशन अपनी आईटी कंपनीज में देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं, एफ का डेटा आप देख चुके हैं पिछले वीडियो में, एक बार हम यहाँ पे और देख लेते हैं। 7,536 की बिकवाली की है, 7,500 करोड़ की बिकवाली। कल के दिन भी बड़ी बिकवाली की थी। मार्केट में यही सिचुएशन है, कुछ दिन एफ बाय करती है छोटा छोटा, उसके बाद में एक साथ बेच देती है। सो इस वजह से यहाँ पे डिक्लाइन मोड देखने को मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड अभी के समय अच्छा कर रहा है, क्योंकि ईरान के साथ में अगर प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि सिल्वर की जो इन्वेंट्रीज है वो दोस्तों हिट कर चुकी है मल्टी ईयर लोस को। शंघाई एक्सचेंज के अंदर जो फिजिकल सिल्वर की इन्वेंट्री होती है, जो फिजिकल सिल्वर होती है, वो मल्टी ईयर के लो को हिट कर चुकी है। इसका मतलब क्या है कि सिल्वर कम हो चुकी है, फिजिकल सिल्वर कम हो चुकी है। और जितनी फिजिकल सिल्वर होगी ना, उसके बेसिस पे ही प्राइसेस आते हैं। इसका मतलब क्या है कि सप्लाई कम होगी और डिमांड बढ़ेगी, तो सिल्वर के प्राइसेस इंक्रीज करेंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाऊं तो इसमें आप देख सकते हैं, रजिस्टर्ड जो सिल्वर होती है, जो मेटल अवेलेबल होते हैं फिजिकल डिलीवरी के लिए, वो अभी अपने क्रिटिकल लेवल के भी नीचे आ चुके हैं। शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज के अंदर मल्टी ईयर लोस पर सिल्वर की इन्वेंट्री आ चुकी है, तो शार्प डिक्लाइन यहां पे देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि टाइट फिजिकल सप्लाई होगी। अगर डिमांड स्ट्रांग रहती है सोलर पैनल के सेक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, साथ में इन्वेस्टमेंट की डिमांड रहती है, तो प्राइजेस आगे इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये कम कैसे होगी सिल्वर, यूजेस बढ़ रहा है, इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ रही है। अभी नए सेक्टर्स आ चुके हैं, सेमीकंडक्टर आ चुका है, डेटा सेंटर आ चुका है, डिफेंस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, सोलर पैनल इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा खपत देखने को मिलती है, यूजेस देखने को मिलता है। तो इस वजह से डिमांड बढ़ रही है। तो अब फिजिकल जो सिल्वर है वो एक काफ़ी क्रिटिकल लेवल के भी नीचे आ चुकी है। अब ये अच्छी न्यूज़ है सिल्वर के इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन ये खराब न्यूज़ है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुके हैं जिन कंपनीज को प्रोडक्ट बनाने के लिए सिल्वर यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि उनके लिए तो सिल्वर महंगी होगी। अब आगे चलते हैं, उन कंपनीज को भी देखेंगे। अच्छी न्यूज़ है उन कंपनीज को लेकर। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्यूचर के प्राइसेस हैं इंक्रीज कर सकते हैं सिल्वर के, और करंट जो प्राइसेस है वो भी इंक्रीज कर सकते हैं। इम्पैक्ट कैसा देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट पर, एमसीएक्स पर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट इसका देखने को मिलता है।
एनालिस्ट भी काफ़ी बुलिश हो चुके हैं सिल्वर को लेकर। सो रिएक्शन देख लेते हैं। स्पॉट प्राइस अभी आप देख सकते हैं सिल्वर 6% ऊपर है। $90 का एक काफ़ी क्रिटिकल लेवल था जो सिल्वर ब्रेक नहीं कर पा रहा था काफ़ी टाइम से, लेकिन आज की डेट में आप देख सकते हैं यह भी का करंट प्राइस चार्ट है ग्लोबल प्राइसेस के हिसाब से। ईटीएफ कल देखते हैं, सिल्वर यहाँ पे अटका हुआ था लेकिन आज फाइनली यहाँ से सिल्वर आउट हो चुका है, तो एक स्विंग का ब्रेकआउट इसने दे दिया है। सो हाई कितना है, $120 का है, लेकिन अगर मैं सिल्वर 20 के हिसाब से दिखाऊं तो आपको हाई यहाँ पे 40% ऊपर देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी कि कल यहाँ से सिल्वर यानी मंडे को यहाँ से सिल्वर आउट होता है या फिर नहीं। अगर होता है तो हाई चांसेस है कि ये जो गैप है सिल्वर कवर करने की कोशिश कर सकता है। तो सिल्वर जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके लिए अच्छी न्यूज़ है कि सिल्वर फाइनली यहाँ से ब्रेकआउट दे चुका है। सो अब दोस्तों कुछ ऐसी कंपनीज को देखते हैं जिनके स्टॉक्स अभी के समय काफ़ी बुलिश हैं और उनमें अच्छा ट्रेंड बन रहा है। आगे चल के कल परसों हम वीकेंड से ऐसे स्टॉक को भी देखेंगे जो आज क्रैश कर चुके हैं और जिनके अंदर पैनिक काफ़ी ज़्यादा है। सपोर्ट के स्टॉक्स को भी देखना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं पॉलीकैब जो आज अच्छा कर चुका है, 1% की तेजी है। शांति से डेली बेसिस पे स्टॉक अभी अच्छा करते जा रहा है। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ ब्रेकआउट के समय कि कंपनी के इस रिजल्ट में ओके ओके सा परफॉर्मेंस था। रिजल्ट बहुत अच्छे भी नहीं थे, बहुत खराब भी नहीं थे, लेकिन कंपनी ने Q4 के जो आउटलुक है उसके अंदर काफ़ी अच्छी कमेंट्री दी, काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन दिया है। कंपनी ने ये कहा है कि हम 100% पास कर चुके हैं जितना भी महंगाई हुई है, जितने भी कॉपर के प्राइसेस बढ़े। देखो सिल्वर के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उन कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट होगा। अगर वो पास ऑन कर सकती है अपने कस्टमर्स के ऊपर तो फिर उन कंपनीज को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि 100% जो भी प्राइसेस इंक्रीज हुए थे हमने वो कस्टमर को दे दिया, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। साथ में आप देख सकते हैं कि इस वजह से मार्जिन रिकवरी आपको देखने को मिलेगी Q4 के अंदर। साथ में ये भी देख सकते हैं कंपनी ने कहा है एम कर रहे हैं हम वायर एंड केबल की इंडस्ट्री अगर 100 के साथ में बढ़ रही है तो हम 150 के साथ में बढ़े, यानी 1.5x के साथ में बढ़े। और साथ में एफएमईजी की बात करें तो एफएमईजी 2x के साथ में हम बढ़ेंगे। इंडस्ट्री जितना भी बढ़ रही है उससे डबल के साथ में हम ग्रोथ करने वाले हैं। सो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और इसका जो इम्पैक्ट है KEI के अंदर भी देखने को मिला है, आरआर केबल के अंदर भी देखने को मिला है। तीनों कंपनी के स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। पॉलीकैब पे आते हैं सबसे पहले। सो पिछला जो ब्रेकआउट हुआ था वो दोस्तों यहाँ पे हुआ था और ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक ने 26% ऊपर जाके क्लोजिंग दी थी। क्लोजिंग मतलब कंटिन्यूसली बेसिस पे अगर मैं तेजी दिखाऊं तो ये कंटिन्यूसली बेसिस पे तेजी बनी थी। फिलहाल अगर आप देखोगे तो यहां से ब्रेकआउट के बाद में पॉलीकैब तकरीबन 8% ऊपर जा चुका है और इसको अगर हम 27% ऊपर यहाँ पे देखना चाहे तो फिर डेफिनेटली कुछ और भी तेजी यहाँ पे बन सकती है अगर ये अपने प्रीवियस लेवल को या प्रीवियस पैटर्न को फॉलो करता है। अब प्रीवियस पैटर्न फॉलो करेगा या नहीं करेगा वो देखो, करंटली कंपनी कैसा परफॉर्म करती है Q4 में वो डिसाइड करेगा। तो कम से कम Q4 तक तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे इसको ऊपर ही रखने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं कि गिरेगा नहीं, हो सकता है एक दो दिन में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो काफ़ी इसका बुलिश देखने को मिल रहा है। साथ में KEI की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डिसेंडिंग लाइन ब्रेकआउट हो चुका है और इसके अंदर भी चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही है। आरआर केबल की बात करें तो आरआर केबल भी ब्रेकआउट देने की कगार पे है। इस क्वार्टर में अगर आपने इसके रिजल्ट देखे थे तो पॉलीकैब से बेटर थे एस्टिमेट के हिसाब से। सो अगर ये ब्रेकआउट कर देता है, कम से कम ऑल टाइम हाई पे भी पहुंचने की कोशिश करता है, तो 20% का गैप यहाँ पे देखने को मिलता है। सो 20% का गैप अभी इन कंपनीज में देखने को मिल रहा है। देखते हैं Q4 से पहले कवर होता है या फिर Q4 के बाद तक ये तेजी चलती है। सो अच्छी न्यूज़ है और जो टेक्निकल है फंडामेंटल यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इस मार्केट के अंदर उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगा जहाँ पे दोनों चीज़ें पॉजिटिव होती है। और डेटा मैंने देखा नहीं एफआई की होल्डिंग का, आप देख सकते हैं हो सकता है एफआई भी इनमें खरीदारी कर रही हो या फिर अगले क्वार्टर का जो डेटा आएगा हो सकता है एफआई इनमें बायर्स देखने को मिल जाए। चांसेस आर वेरी हाई। इसके बाद में देखिए दोस्तों नेट वेब अच्छा परफॉर्म किया, 5% के आसपास की तेजी आज बनाई। आई थिंक 8% ऊपर चला गया था, 4000 के लेवल को टच इसने किया था। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, कल मैं आपको बता चुका था कि कंपनी है जिसका नाम है वर्टिव, इसके साथ में पार्टनरशिप की है। रैक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी डेटा सेंटर को पूरे इंडिया के अंदर, मतलब जितने भी डेटा सेंटर्स हैं उन सभी को, मतलब जो भी अगर इसको इसकी सर्विसेज लेना चाहता है ऑब्वियसली उसको। सो अच्छी न्यूज़ है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे पैटर्न भी देखने को मिला, अच्छी तेजी देखने को मिली है। पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, एक भी क्वार्टर में एस्टिमेट को इसने मिस नहीं किया है।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनली ये जो कैंडल बनी थी इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन उससे पहले अपन ने यहाँ पे लाइन पैटर्न में देख लिया था और मैंने आपको कह दिया था कि ये जो क्लोजिंग मिली थी, ये वीकली कैंडल है, अगर डे कैंडल में आप देखोगे तो यहाँ पे जो क्लोजिंग मिली थी उसको ही हमने ब्रेकआउट कंसीडर कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक पहुंच गया था लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो ब्रेकआउट देखते हैं क्लोजिंग के बेसिस पे। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो लाइन चार्ट आप देख सकते हैं, ये जो लाइन चार्ट होते हैं ये क्लोजिंग बेसिस पे आते हैं। सो यहाँ पे हमने देख लिया था ब्रेकआउट मिल चुका है, उसके बाद की तीजी अभी आप देख सकते हैं, और इसमें और कैलकुलेशन बैठा है कि ऑल टाइम हाई के बीच में कितना गैप है, तो 16% का गैप फिलहाल इसमें देखने को मिल रहा है। और पिछली बार की तरह अगर ये स्विंग कंप्लीट करता है और उसके बाद में कुछ तेजी प्रोवाइड करता है तो यहाँ पे तेजी और भी बड़ी हो सकती है। सो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए पैटर्न काफ़ी पॉजिटिव है और स्विंग जो पैटर्न है वो आप इसमें देख सकते हैं। अब इसके बाद में एक और कैटेगरी है जो अच्छा कर रही है अभी के समय, पीएसयू बैंक्स, सरकारी बैंक्स। देखो क्या कर सकते हैं, सिंपल सा फंडा है। सबसे अच्छा जो बैंक है एसबीआई, उसके नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो उसको लोग स्टॉप लॉस के साथ में बाय कर रहे हैं। या फिर कभी मार्केट गिरता है, मार्केट के अंदर प्रेशर होता है, तो फिर अगर ये स्टॉक 2-4% नीचे गिर जाए तो एंट्री लेते हैं स्टॉप लॉस के साथ में, क्योंकि मोमेंटम का फायदा ऐसे में मिलता है। क्वार्टर 4 के लिए गाइडेंस अच्छी है, तो ये जो स्टॉक्स है ये क्वार्टर 4 के बेसिस पे स्टॉक अभी अच्छा करे और इन्वेस्टर्स बेचेगा अगले महीने यानी क्वार्टर 4 आने के कुछ टाइम पहले, तो उसके हिसाब से बैट यहाँ पे इन्वेस्टर्स अभी ले रहे हैं। सेकंड अगर आप देखोगे ना तो ये जो पूरा इंडेक्स है उसकी एक ही कंपनी के टेक्निकल्स देखिए, स्टॉक को पढ़िए, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखो दो तरह के स्टॉक्स मिलेंगे, सॉरी 3 तरह के स्टॉक्स मिलेंगे। एक स्टॉक होगा ऐसा जो ऑलमोस्ट हर ब्रेकआउट को कर चुका है, ऑल टाइम हाई पे है, उनको एक बार के लिए छोड़ते हैं क्योंकि उन कंपनीज में ऑलरेडी तेजी आ चुकी है। दूसरी तरह की जो कंपनी होगी ना वो ऐसी कंपनी होगी जिनका जो स्टॉक है वो ऑल टाइम हाई के करीब है, फाइनल ब्रेकआउट के करीब है। जैसे कंपनी है कैनरा बैंक। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हाई इसमें लगा था 2011 में और अभी हो चुका है 2026, तो कितने साल है, इतने साल का ब्रेकआउट है, मतलब 15 साल का ब्रेकआउट हम बोल सकते हैं। 15 ईयर्स का मल्टी ईयर ब्रेकआउट। सो जब भी ऐसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स आते हैं तो गजब की तेजी आती है, चांसेस बहुत हाई होते हैं, बाकी कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो ऐसी कंपनीज को ट्रैक करेगा इन्वेस्टर, अगर ब्रेकआउट आता है तो उस हिसाब से चीज़ों को देखेगा। तो ये दूसरी तरह की कंपनी होगी। एक तो होगी जो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, सेकंड है जो ब्रेकआउट करने की तैयारी में है, तीसरी जो कंपनी है वो अभी तक ऑल टाइम हाई पे पहुंची नहीं है लेकिन वो भी अच्छे पैटर्न के साथ में, अच्छे ब्रेकआउट्स के साथ में ऊपर जा रही है। एग्जाम्पल बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकआउट इसने दे दिया था और उसके बाद में स्टॉक चलना शुरू कर चुका है। अगर ये ब्रेकआउट मिल जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो पैटर्न है वो अच्छा बनेगा और हो सकता है ये भी अपनी ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश कर जाए, जो कि 29% ऊपर है। टेक्निकली बैट यहाँ पे लेने की कोशिश करें। अगेन मैं बता चुका हूँ कि क्वार्टर 4 की एक्सपेक्टेशन के लिए एक महीने के लिए और साथ में स्टॉप लॉस भी इन्वेस्टर्स ट्रैक कर रहे हैं। सो इन कंपनी के स्टॉक्स में फिलहाल अभी मोमेंटम बना हुआ है, बाकी किसी भी सेक्टर में कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछली वीडियो को आप जरूर से देखना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।